हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश व्यापम की तरफ से 25 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है और उसका कंफर्मेशन डेट भी आपको आ गया है, देखने को मिल गया है। तो अभी तक भी हमने आपके लिए क्लास प्रोवाइड किया हुआ है और हम भी 25 तारीख तक आपके लिए क्लास प्रोवाइड करवाते रहेंगे। यदि अभी तक भी किसी भी स्टूडेंट्स या नर्सिंग ऑफिसर्स ने अभी तक हमारा क्लास नहीं देखा है और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ एक बार क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। इस क्लास में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी तक हमने आपके लिए 19 क्लास कंडक्ट करवा दिया है। तो यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो क्लास को ज़रूर एक बार पूरा ही क्लास एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। आपको आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में 25 नवंबर को मध्य प्रदेश व्यापम का जो एग्ज़ाम होने वाला है साथियों, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आई होप कि आप ये क्लास देख के जाइएगा। और यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव क्लास, वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और आपको टाइम रहते ही हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे दिए हुए रेड बटन को क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो आज का हमारा क्लास नेक्स्ट वाला जो कंटिन्यूशन में ही क्लास रहने वाला है। कुछ मिक्सअप क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हुए हैं जो कि मध्य प्रदेश व्यापम की के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन सेशन को कि आज का पहला क्वेश्चन सेशन क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया हुआ है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पूछा गया हुआ है कि फादर ऑफ द मॉडर्न गायनोकोलॉजी। तो यहाँ पे कभी कभी आपसे फादर ऑफ द मॉडर्न गायनोकोलॉजी का पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा। तो मैं बात बताऊँ आपको, क्या जेम्स मेरियन सिम्स को हम फादर ऑफ गायनोकोलॉजी बोलते हैं क्या, या कदम्बनी गांगुली को हम फादर ऑफ द मॉडर्न बोलते हैं क्या, या आनंदीबाई को हम बोलते हैं क्या, या लिंडा रिचर्ड्स को बोला जाता है। तो अब वही बात करें कि जो फादर ऑफ द गायनोकोलॉजी है उसे किसको बोला जाता है। तो फादर ऑफ द गायनोकोलॉजी को फ्रेंड्स साथियों जेम्स मेरियन सिम्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, जेम्स मेरियन सिम्स बोला जाता है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किसको क्या बोला जाता है। भाई बात करूँ मैं कदम्बनी बाई का बात करूँ तो इनको क्या बोला जाता है, तो इनको सेकेंड इंडियन फीमेल प्रैक्टिशनर बोला जाता है। जो फर्स्ट फीमेल प्रैक्टिशनर कौन था, तो फर्स्ट फीमेल प्रैक्टिशनर जो है कि हमारा आनंदीबाई रहने वाले हैं। कौन रहने वाले हैं, आनंदीबाई हमारा फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रैक्टिशनर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और सेकंड यदि आपसे पूछा जाता है कि सेकंड प्रैक्टिशनर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी में कौन था, तो कदम्बनी बाई गांगुली सेकंड रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं सेकंड, तो फीमेल प्रैक्टिशनर सेकंड कदम्बनी बाई आपको गांगुली देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन का बात करते हैं कि लिंडा रिचर्ड्स किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स थी लिंडा रिचर्ड्स, ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। क्या है, लिंडा रिचर्ड है आपका फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स है। ठीक है, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कभी कभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपको जेम्स मेरियन सिम्स देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा फ्रेंड्स। विच इज़ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बल्बा एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा हुआ है कि सारे ही बल्बा के पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं किसी एक को छोड़कर। तो मॉन्स पिब्यूक्स क्या आपका बल्बा का पार्ट नहीं है क्या, लेबिया मेजोरा आपका बल्बा का पार्ट नहीं है क्या, वही बात करो स्किनेज ग्लैंड आपका बल्बा का पार्ट नहीं है क्या, या बेचाइना जो होता है कि आपका बल्बा का पार्ट नहीं है क्या। तो इसमें जो आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो बेचाइना देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं यदि बात करूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यदि बात किया जाए तो ये सारे ही मॉन्स पिब्यूस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, स्किनेज ग्लैंड, ये सारे ही आपको बल्बा के एक्सटर्नल जेनिटेरिया के पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेरिया के पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी हम बल्बा ना आके आपसे पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है, एक्सटर्नल
जेनाइटेरिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया टेलिया, ठीक है, क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया बोला जाता है। यही अदर इसको लैंग्वेज में बोला जाता है। तो अदर लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, तो आपने सुन के रखा होगा फ्रेंड्स, पुडेंडम, क्या बोला जाता है, पुडेंडम में भी इसको बोला जाता है। तो इसी को बहुत ज़्यादा नामों से हम पुकारते हैं या हम इसको जानते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात किया जाए तो कोई सा भी नाम आपको आता है तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, बल्बा, पुडेंडम एक ही टर्म होते हैं, एक ही मीनिंग होता है। तो जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वजाइना, इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा, वजाइना आपको इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। क्योंकि वजाइना जो होता है आपका वो इंटरनल ऑर्गन होता है, ठीक है, क्या होता है, इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है, ठीक है, क्या रहता है, इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। तो मूव ऑन करने से पहले कुछ और चीज़ें इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। सो फ्रेंड्स, इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करूँ यदि मॉन्स पीबिक्स का, तो जो मॉन्स पीबिक्स होता है उसे क्या बोला जाता है, तो ये जो मॉन्स पीबिक होता है वो आपका एडिपोस टिश्यू का बना होता है। फ्रेंड्स, किसका बना होता है, एडिपोस टिश्यू का बना हुआ होता है। इसमें आपको हेयर लाइक पैटर्न देखने को मिलता है, हेयर लाइक पैटर्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको क्या बोला जाता है, तो जो हेयर लाइक पैटर्न आपको देखने को मिलता है उसको स्कैच्यून बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्कैच्यून। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अच्छे से रीड आउट करना है और हर एक चीज़ को समझना है, जो कि क्या रहता है, स्कैच्यून रहता है और कैसा शेप देखने को मिलता है आपको। तो इसका जो शेप कभी कभी एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाता है तो ट्रायंगुलर शेप का देखने को मिलता है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि स्कैच्यून जो शेप होता है हमारे मॉन्स पीबिक्स का वो आपको कैसा देखने को मिलता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यदि बात किया जाए तो आपको स्कैच्यून शेप को जो होता है ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिलता है। वहीं यदि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यदि बात किया जाए तो उनका जो देखने को मिलता है वो आपका ऐसे देखने को मिलता है, तो जिसको क्या बोला जाता है, डायमंड शेप डिव इसको बोला जाता है। तो ये चीज़ है, दोनों ही आप क्या करिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कौन सा हेयर पैटर्न किस में आपको देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट का कि जो आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या देखने को मिलेगा, लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा जो होता है वो साइड द एलिवेशन स्किन होता है, जो कि क्या होता है, साइड ऐसे स्किन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो साइड में सबसे स्किन देखने को मिलता है एलिवेटेड स्किन रहता है, उसे हम लेबिया मेजोरा बोला जाता है। जो किसका बना होता है, तो जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है उसका बना हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका बना होता है, तो सबक्यूटेनियस टिश्यू का आपको देखने को मिलता है, उसका बना होता है। लीबिया जो मेजोरा होता है, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि लीबिया मेजोरा क्या बनाता है। तो जो लीबिया मेजोरा होता है वो आपका यहाँ पे इन द फ्रंट ऑफ द एनस, जैसे यहाँ पे आपको एनस देखने को मिलता है, इसके फ्रंट में आपको पोस्टीरियर कमीशन बनाता है। क्या बनाता है, तो पोस्टीरियर कमीशन आपका यहाँ पे फॉर्म करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि क्या चीज़, कौन सा चीज़ क्या बनाता है। तो ये चीज़ आपको पता होगी तो आपके एग्ज़ाम में क्या है कि कन्फ्यूज़न आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यही बात करूँ कि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है लीबिया मेजोरा से। तो जो लीबिया मेजोरा होती है वो किसके होमोलोगस होती है, होमोलोगस किसकी होती है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि जो लीबिया मेजोरा होते हैं वो किसके होमोलोगस होती है, यदि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यदि बात किया जाए तब सबसे पहले होमोलोगस जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए साथियों कि होमोलोगस किसे बोला जाता है। तो होमोलोगस उसको बोला जाता है जो कि स्ट्रक्चर में आपको सेम देखने को मिलता है बट जो उनका फंक्शन कैपेसिटी होता है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है, होमोलोगस का क्या मतलब होता है, होमोलोगस का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर में वो सेम देखने को मिलेगा, मतलब आप देखने के नज़रिए से तो बता पाएंगे कि हाँ वो चीज़ें सेम दिख रही है, बट यदि आप उनके कार्य और आप उनके फंक्शन का बात करेंगे तो फंक्शन टोटली डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो जो लीबिया मेजोरा है वो आपके मेल में किसके किसके होमोलोगस देखने को मिलती है, तो वो आपको स्क्रोटम के होमोलोगस देखने को मिलती है। मेल में किसकी देखने को मिलती है, तो मेल में स्क्रोटम की होमोलोगस देखने को मिलती है इन मेल में। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछे जाते हैं कि होमोलोगस मेल में किसका देखने को मिलता है और फीमेल में होमोलोगस किसका देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट का कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है। तो जो नेक्स्ट है आपके लिए रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, स्किनेज ग्लैंड।
ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है, स्किनेज ग्लैंड। जो स्किनेज ग्लैंड होता है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये लार्जेस्ट पेरायूरेथ्रल ग्लैंड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या देखने को मिलते हैं, तो ये लार्जेस्ट पेरायूरेथ्रल ग्लैंड है। ठीक है, ये लार्जेस्ट पेरायूरेथ्रल ग्लैंड आपको देखने को मिलते हैं। और यदि मैं इनका बात करूं कि जो स्किनेज ग्लैंड होता है वो आपको मेल में किसके होमोलोगस देखने को मिलता है, तो साथियों ये होमोलोगस होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड के। यदि मेल के मैं बात करूं तो प्रोस्टेट ग्लैंड के में देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे मेल की कंडीशन दे दी जाती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड आपका किसके होमोलोगस देखने को मिलेगा इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यदि आपको ये चीज़ें पता होगी तो आप कैसे भी क्वेश्चन बनता है आप अच्छे से क्या करेंगे कि अपना आंसर पुटअप कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक मैंने सारे ही ऑप्शन यहाँ पे अच्छे से आपको हर एक ऑप्शन को अच्छे से बताया है कि किसको क्या बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, तो जो नेक्स्ट हमारा ऑर्गन रहने वाला है वो नेक्स्ट ऑर्गन क्या देखने को मिलता है, तो नेक्स्ट ऑर्गन आपको देखने को मिलता है वजाइना। जो वजाइना होता है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेनस सीथ होता है। ठीक है, ऑर्गन ऑफ द कैपिटेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, कैपिटेशन होता है, पार्चुरेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, जो इसका हॉरिजॉन्टल होता है वो कितना देखने को मिलता है आपका, तो 45 डिग्री में हॉरिजॉन्टल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो इसका डायमीटर होता है वो आपको अलग अलग देखने को मिलता है। कभी कभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूँ तो इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि जिसको एंटीरियर होता है, एंटीरियर जो डायमीटर आपको देखने को मिलता है बॉल का वो कितना देखने को मिलता है, तो एंटीरियर फ्रेंड आपका 7 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा साथियों। और वही बात करूं मैं आपका, तो पोस्टीरियर आपका जो बॉल होता है वो 9 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलता है। 9 सेंटीमीटर क्यों देखने को मिलता है कि आपको सभी लोगों को पता होगा, जो भी पढ़े होंगे, जब आप एकेडमिक में भी पढ़े होंगे ओबीजी, तो आपको अच्छे से डायग्राम के थ्रू भी बताया होगा कि जो अपना वजाइना रहता है वो 45 डिग्री में ऐसे टिल्टेड रहता है। जो उसका फ्रंट वाला मतलब इंटीरियर जो होता है वो तो स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर बॉल, उसका जो होता है पोस्टीरियर बॉल आपको बड़ा देखने को मिलता है। वाइडेस्ट पार्ट होता है आपका पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका शेप कौन सा देखने को मिलता है, तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका जो शेप होता है वो आपको कौन सा देखने को मिलता है, तो आपको इसका शेप देखने को मिलेगा, कौन सा शेप देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको शेप देखने को मिल जाता है, ए शेप आपको देखने को मिल जाता है। कौन सा शेप देखने को मिल जाता है, ए शेप आपको देखने को मिल जाता है। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके रिगार्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। लिखा हुआ है, पढ़िएगा, डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेबल वाई। तो यहाँ पे पूछा गया हुआ है कि जो वेजिटेबल का आपका डेवलपमेंट होता है, वेजिटेबल का जो डेवलपमेंट होता है वो किसके द्वारा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पूछा गया हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेबल किसके द्वारा आपको देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करें हम एक एक कि क्या एक्टोडर्म कोकल से आपका वेजिटेबल का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, क्या जेनाइटल ट्यूबरकल से आपका डेवलपमेंट देखने को मिलता है, या जेनाइटल फोसा से आपका डेवलपमेंट देखने को मिलता है, या यूरोजेनाइटल से आपका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किससे आपका डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो बात करते हैं हम कि किससे आपका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यदि बात करूँ मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो हमारा डेवलपमेंट वेजिटेबल है वो किसके द्वारा देखने को मिलता है, तो यूरोजेनाइटल साइनस से हमारा वेजिटेबल का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा, यूरोजेनाइटल के साइनस के द्वारा आपका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब यदि मैं अदर ऑप्शन का बात करूं, जो एक्टोडर्म क्लोकल है वो उससे किसका डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, तो जो एक्सटर्नल एक्टोडर्म क्लोकल है वो आपको E4 आपको याद रखना, E4 आपको क्या रखना है, एक्सटर्नल। ठीक है फ्रेंड्स, E4 क्या रखना है, E4 एक्सटर्नल जेनाइटेरिया का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें अच्छे से याद रखिएगा। एग्जाम में सीधे ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि किससे किसका डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें यदि आपको पता होगी तो आप अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, अब वही बात करूँ मैं कि जेनाइटल ट्यूबर का डेवलपमेंट किससे देखने को मिलता है, तो जो जेनाइटल ट्यूबरकल होता है वो हमारा किसके द्वारा होता है, तो क्लाइटोरिस बनता है। इससे क्या बनता है, इससे क्लाइटोरिस आपका फॉर्म होता है। ठीक है, ये क्लाइटोरिस फॉर्म आपका जेनाइटल ट्यूबरकल से आपको देखने को मिलता है। और जेनाइटल फोसा से आपको क्या देखने को मिलता है, तो जेनाइटल फोसा से लीबिया माइनोरा आपका फॉर्म होता है। ठीक है,
क्या होता है, जेनाइटल फोसा से आपको क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स, तो जेनाइटल फोसा से आपको लीविया माइनोरा देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या देखने को मिलता है, तो मैं बता दूं आपको कि लीविया माइनोरा आपको इससे देखने को मिलेगा। इससे फॉर्म होता है लीविया माइनोरा, किससे होता है, जेनाइटल फोसा से आपका लीविया माइनोरा क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओबीजी के कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होंगे तो आपको ओबीजी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप क्या करेंगे, अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, यूरोजेनाइटल क्या होता है, यूरोजेनाइटल साइनस से हमारा वेस्टिबुल का निर्माण होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें जब होती है जब आपका फीटस का एम्ब्रियो का कब होता है, डेवलपमेंट होता है इन द मदर के वूम में, जब फीटस का डेवलपमेंट होता है आफ्टर द इम्प्लांटेशन, जिसका फर्स्ट वीक से लेके तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितने भी बेबी का डेवलपमेंट होता है स्टेप बाय स्टेप, उसमें उससे ही सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, जिससे ऑर्गन आपका डिवाइडेड होता है। वेस्टिबुल आपका इससे बनता है, यूरोजेनाइटल साइनस से आपका वेस्टिबुल बनता है। ऐसे हर एक ऑर्गन किसी पर्टिकुलर चीज़ से आपका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि ब्रेक्सटोस हिग्स कॉन्ट्रैक्शंस आर, जो ब्रेक्टोस हिग्स है वो क्या होते हैं, तो ये क्या आई कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्या अब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं, क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं, क्या या यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं, क्या 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 देखने को मिलेगा, ब्रेक्सटोन हिग्स कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं क्या, तो ये मैं बता दूं आपको, ये आपको यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, तो ये यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मूव ऑन करते हैं, इसमें यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब बता दूं मैं, इसमें हमने कुछ भी चीज़ें आपके लिए मेंशन की है कि यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं। तो जो यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन आर द मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटराइन स्मूथ मसल्स डेट ओकर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द लेबर। आपको ये लेबर के टाइम में आपको देखने को मिलता है। ये कब देखने को मिलता है, तो ये 20 वीक्स के अराउंड वुमेन को फील होता है। ठीक है, वुमेन को ये ब्रेक्टस ऑन कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन ओकर थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट एंड द थ्रू आउट जेस्टेशनल। जैसा मैंने बताया कि यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है वो आपको प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है कि देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन आपको प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। तो कभी कभी इससे आपका वीक पूछा जाता है, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि 20 वीक में हमको ब्रेक्टस हिज कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। B4 आप याद रखिएगा, B4 20 याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ याद करने का टेक्निक है, आप B4 20 ऐसे याद रख सकते हो। चलिए बात करते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ग्रेव्स डिसीज इज़, जो ग्रेव्स डिसीज़ होता है वो क्या होता है। तो ग्रेव्स डिसीज़ क्या किससे देखने को मिलता है, जो ग्रेव्स डिसीज़ होता है वो आपको क्या हाइपरथायरॉयडिज्म होता है क्या, या हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है क्या, क्या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है क्या, या हाइपोथायरॉयडिज्म आपको देखने को मिलता है। जो ग्रेव्स डिसीज़ होता है वो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। किससे होता है, आपका हाइपरथायरॉयडिज्म से ग्रेव्स डिसीज़ आपको देखने को मिलता है। अब क्या होता है इसमें फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं इसमें कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि आपके T3 और T4 का लेवल होता है कि जो क्या होता है कि इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ग्रेव्स डिसीज़ लाइक डिसीज़ आपको देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कि आपके जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स वगैरह होते हैं उसमें उनका लेवल आपको ब्लड में कम देखने को मिलता है, मतलब हार्मोन के द्वारा उनका जो लेवल होता है सिक्रेशन वो आपको कम देखने को मिलता है। वही बात करूँ यदि हाइपरथायरॉयडिज्म का होता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म में उनका जो लेवल होता है आपका लेवल क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं कि क्या लिखा हुआ है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या होता है, ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। जैसा मैंने बताया आपको, ओकर व्हेन योर थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस टू मच ऑफ द हार्मोन थायरोक्सिन। जैसा मैंने बताया आपको, हाइपर थायरॉयडिज्म कैन एक्सेलरेट योर बॉडी मेटाबॉलिज्म कोजिंग
unintentional weight loss and the rapid or irregular heartbeat, several ट्रीटमेंट आर अवेलेबल फॉर द हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यही बात बताई हुई है यहाँ पे इसमें कि जैसे ही आपका हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है तो क्या होता है, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है तो हाइपर से आपको याद रखना है ज़्यादा, दैट मीन्स कि आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका वेट लूज होने लग जाएगा और रेपिड क्या होगा, आपका रेपिड इरेगुलर हार्टबीट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी कंडीशन में किस में आती है कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में आपको देखने को, हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलती है। अब वही बात करूँ मैं कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म किसे बोला जाता है, तो ओकर व्हेन द पैराथायरॉयड ग्लैंड डोंट प्रोड्यूस इनफ पैराथायरॉयड हार्मोन, देयर आर द 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड्स इन द नेक बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं वो ग्लैंड कितने होते हैं आपके, तो वो 4 रहते हैं। कितने रहते हैं, 2 जोड़ी में 4 आपको देखने को मिलते हैं। वो क्या काम करते हैं, तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स होता है हमारे, वो कैल्शियम और फास्फोरस का रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। जो कैल्शियम होता है वो दिस मिनरल इज स्टोर इन द बोन एंड द टीथ एंड मेक देम हार्ड। जो कैल्शियम होता है वो हमारे स्टोर कहाँ रहता है, आपके बोन में रहता है, एंड टीथ एंड मेक को क्या कहता है, हार्ड बनाता है। कैल्शियम इज आल्सो नीडेड फॉर द मसल फंक्शन। जो कैल्शियम होते हैं वो हमारे मसल फंक्शन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल आपको देखने को मिलता है। टू हेल्प द नर्व एंड द ब्रेन वर्क प्रॉपरली एंड द कंट्रोल हार्ट रिदम एंड द ब्लड प्रेशर। तो फ्रेंड्स, यदि कैल्शियम के यहाँ पे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा तो आपका क्या है कि कैल्शियम का लेवल आपको ब्लड में इनकी डिक्रीज देखने को मिल जाएगा, जिससे आपका मसल वर्क भी अच्छे से वर्क नहीं करेगा, आपको नर्व रिलेटेड इंजुरी भी आपको देखने को मिलता है या वीकनेस देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो मसल्स टोन है वो भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, कम देखने को मिल जाएगा। वहीं एक बात करूँ यदि फॉस्फोरस का, तो दिस मिनरल इज़ फाउंड इन द सेल बट मोस्टली इन द बोन। फॉस्फोरस भी आपको कहाँ देखने को मिलता है, बोन में देखने को मिलता है। फॉस्फोरस इज नीडेड टू हेल्प द बॉडी क्रिएट एनर्जी फ्रॉम फूड। फॉस्फोरस आल्सो हेल्प द मसल नर्व एंड द किडनी फंक्शन। तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके नॉर्मल फंक्शन करवाने के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। तो यदि आपको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा तो आपको कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल आपको आपके ब्लड में और आपके बोन में और आपकी बॉडी पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। और वहीं आदि बात करूँ कि आपको हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा तो इनका लेवल आपको ब्लड में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या यहाँ पे पुटअप हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िएगा कि क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फंक्शन ऑफ द नर्सिंग मैनेजमेंट इज़। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नर्सिंग मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है। क्या नेटवर्किंग नर्सिंग मैनेजमेंट का फंक्शन है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन नर्सिंग मैनेजमेंट का फंक्शन है क्या, या प्लानिंग नर्सिंग मैनेजमेंट का फंक्शन है क्या, या वही बात करूँ मैं आपसे तो एडमिनिस्ट्रेशन नर्सिंग मैनेजमेंट का फंक्शन है क्या, प्लानिंग है क्या, या हायरार्की आपको देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, इसमें कौन सा फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो बताइएगा। इसमें राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, आपको करेक्ट आंसर प्लानिंग देखने को मिलेगा। जो नर्सिंग मैनेजमेंट का फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्लानिंग होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ द हेल्थ एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा हुआ है कि 3 एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में एक्सेप्ट लिखा हुआ है, क्या फाइनेंशियल होता है डायमेंशन ऑफ द हेल्थ का, या मेंटल होता है, या सोशल होता है, या फिजिकल होता है। तो बात करूँ मैं कि जो फाइनेंशियल होता है वो कोई आपका हेल्थ का डायमेंशन नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका मेंटल होता है, सोशल होता है, फिजिकल भी आपको हेल्थ के डायमेंशन देखने को मिलते हैं। तो हेल्थ के डायमेंशन, हेल्थ के एलिमेंट्स आपको कम्युनिटी में अच्छे से रीड आउट करके जाना है, आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे पूछा गया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द नर्सिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द नर्सिंग इन्फॉर्मेशन क्या है। तो क्या सर्विस प्लस एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन रहता है क्या, डाटा नॉलेज या इन्फॉर्मेशन होता है क्या, एविडेंस प्रैक्टिस बेस्ड और टेक्नोलॉजी होता है क्या, या कंप्यूटर साइंस वर्क आपको देखने को मिलेगा। तो जो इसका राइट आंसर है आपके लिए कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द नर्सिंग इन्फॉर्मेशन क्या रहता है, तो डाटा नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द नर्सिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, डाटा नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का
क्या लिखा हुआ पढ़िएगा, आ फीडिंग प्रॉब्लम अमोंग इन्फेंट्स। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि यदि एक इन्फेंट है उसको यदि फीडिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको क्या चीज़ें देखने को मिल सकता है। तो यही पूछा गया हुआ है, क्या उसको रीगर्जिटेशन होगा क्या, या चोकिंग देखने को मिलेगा क्या, या यदि बात करूँ हिकअप्स देखने को मिलेगा क्या, या एस्पिरेशन देखने को मिलेगा क्या। तो यहाँ पे पूछा गया हुआ है साथियों, तो जो इसका राइट आंसर वो जाने वाला है रीगर्जिटेशन, इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। चोकिंग आपको किस में देखने को मिलता है, चोकिंग आपको देखने को मिलता है कुछ ब्लॉकिंग वगैरह हो रखा है आपके, तो उसकी वजह से आपको चोकिंग देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पुटअप किया हुआ है, बेन अ पेशेंट टेल द नर्स ही इज कूल टू अंडरगो सर्जरी विथ हिज बॉडी रिजिड एंड द शार्प वॉइस। A nurse can interpret that is anxious and evidenced by the body language which form of the communication is used है। तो यहाँ पे पूछा गया हुआ है कि एक पेशेंट है, एक नर्स है, ही इज़ अ कूल टू अंडरगो सर्जरी, उसको पता है कि एक अंडरगो सर्जरी होने वाला है, जो उसका बॉडी शार्प है, वॉइस है, शार्प वॉइस हो रखा है। नर्स कैन इंटरप्रेट डेट एंसियस, नर्स को पता है कि वो क्या है, एंसियस है। तो यहाँ पे कौन सा आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो आपको कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा वो मेटा कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। कौन सा कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे जो मेटा कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अदर कम्युनिकेशन का यदि मैं बात करूँ तो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे आप कुछ सिंबल के द्वारा बिना कुछ बोले बिना कुछ करे एक्टिविटी के द्वारा जो सिंबल आप बताते हो, सिंबॉलिक जैसे स्टिकर वगैरह से जैसे आप बताते हो, तो वैसे आप सिंबल के थ्रू बता पाते हैं कि कम्युनिकेशन एक नर्स और पेशेंट के बीच में आप अच्छे से डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो उसे सिंबॉलिक बोला जाता है। सिंबल के थ्रू यदि हम बता रहे हैं किसी भी चीज़ को या कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। अंडरस्टैंड साथियों, बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन होता है जिसमें क्या होता है कि बिना बोले ही हम कम्युनिकेशन करते हैं, बाय द फेशियल एक्सप्रेशन, बाय द बॉडी मूवमेंट, बाय द अदर हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, बाय द पोस्चर मूवमेंट। तो उसकी तरह से जो कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलता है विदाउट द वर्बल, विदाउट द बोले हुए या किसी भी स्पीच का यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको हम वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो साथियों नेक्स्ट का बात करें वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, स्पीक करते हैं, तो उसके द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स पुटअप किए हुए हैं, आप पढ़िएगा। मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, तो जो मेटा कम्युनिकेशन है इज़ आ सेकेंडरी कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट क्या लिखा हुआ, इनडायरेक्ट अबाउट हाउ पीसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन इज मेंट टू बी इंटरप्रेट। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया डेट ही सम मैसेज accomplished by the different meta communication can mean something entirely different including its opposite or its इग्नोर। तो यही बताया गया हुआ जो क्वेश्चन में आपसे पूछा था वही यहाँ पे पुटअप क्या हुआ है कि जो एक सेकेंडरी कम्युनिकेशन होता है जिनमें इनडायरेक्ट आपको क्लूज़ देखने को मिलते हैं, इनडायरेक्ट क्लू देखने को मिलते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं होता है, ये इनडायरेक्टली होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी कम्युनिकेशन या सेकेंडरी या मेटा कम्युनिकेशन इसको बोला जाता है। यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आपसे मेटा कम्युनिकेशन ना देके सेकेंडरी कम्युनिकेशन पुटअप किया जाता है तो आप इसका राइट आंसर अच्छे से दे सकते हो। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, तो इट अबाउट अ लैंग्वेज, जैसा मैंने बताया बहुत रिटर्न कर सकते हैं आप या स्पोकन कर सकते हैं। इन द जनरल वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू अवर यूज ऑफ द वर्ड, वाइल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द कम्युनिकेशन डेट ऑकर थ्रू द मीन्स अदर देन वर्ड सच एज द बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर और साइलेंस। जैसा मैंने बताया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हम बॉडी से, गेस्चर से और आपके फेशियल एक्सप्रेशन से हम उनको बता सकते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या पुटअप रहने वाला है, तो बात करिएगा फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशनल एनालिसिस व्हाट आर 3 ईगो स्टेट्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इड ईगो एंड द सुपर ईगो रहता है क्या। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहाँ पे आंसर पुटअप करना है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है क्या, पेरेंट अडल्ट चाइल्ड रहता है क्या, या ब्लाइंड हिडन अननोन रहता है क्या। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि बात करूँ मैं तो जो ट्रांजिशनल एनालिसिस होता है हमारा 3 मेन ईगो स्टेट का, वो क्या रहता है, पेरेंट्स रहता है, अडल्ट रहता है, देन चाइल्ड रहता है। ओके फ्रेंड्स,
तो बात करूँ इसका राइट आंसर आपको पेरेंट्स, एडल्ट, चाइल्ड देखने को मिलता है। अब यदि बात करूँ कि इड, ईगो और सुपर ईगो क्या होता है, तो जो इड होता है वो आपका क्या रहता है, प्रीमेटिव एंड द इंस्ट्रक्टिव कंपोनेंट ऑफ द पर्सनालिटी रहता है। डेट मीन्स क्या होता है, जो इड होता है वो आपका द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी होता है। इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंट अवर मोस्ट एनिमलिस्टिक अर्ज होता है, लाइक द डिज़ायर फॉर फूड एंड द सेक्स। जैसे किसी को मतलब खाने के लिए लगता है तो डेट मीन्स कि उसको चाहिए ही चाहिए, एंड सेक्स के लिए भी ऐसा होता है। द आइड सीक्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फॉर आवर वांट्स, मतलब वो चाहिए, उसको जो नीड लगता है उसको उसी से क्या होगा कि उसी से आपको ग्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। इफ़ दिस नीड और वांट्स आर नॉट मीट, अ पर्सन कैन बिकम टेंस, एंसियस एंड एंग्री, वो आपको देखने को मिलता है। यदि उसका क्या है, इड सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपको एंसियस देखने को मिलेगा, देन वो आपको एंग्री भी देखने को मिल जाएगा। तो इसी को क्या बोला जाता है, इड ईगो बोला जाता है। अब बात करूँ मैं ईगो, द ईगो ऑपरेट बेस्ड ऑन द देयर रियलिटी प्रिंसिपल। जो ईगो होता है वो आपका रियलिटी के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, तो रियलिटी के प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। विच वर्क टू सेटिस्फाई द इट्स डिज़ायर इन अ माइनर डेट इज़ अ रियलिस्टिक एंड द सोशली अप्रोच। एग्जाम्पल की बात करूँ, इफ़ अ पर्सन कट यू ऑफ इन ट्रैफिक, द ईगो प्रिवेंट यू फ्रॉम चेसिंग डाउन द कार एंड द फिजिकली अटैकिंग द ऑफेंड ड्राइवर। यही आपका जो यहाँ पे एग्जांपल पुटअप किया कि एक पर्सन है, कट यू ओपन इन द ट्रैफिक, कट करके जा रहा है, द ईगो प्रिवेंट यू फ्रॉम द चेसिंग डाउन। यदि आपको कट करके जा रहा है, जैसे आप कार चला रहे हो, आपको कोई साइड से कट करके जा रहा है, तो आपका क्या करेगा कि जो आपका ईगो होता है वो प्रिवेंट करता है, क्या प्रिवेंट करता है आपको चेसिंग से, कि उसके आगे नहीं जाना है। एंड द फिजिकली अटैक द ऑफ ड्राइविंग, ये चीज़ें रहने वाली है। तो जो सुपर ईगो होता है, आपको समझ में आया ना फ्रेंड्स, क्या होता है कि देखो, सबसे पहले बताओ कि जो इड होता है वो आपका क्या करता है कि नीड्स होता है, मतलब एनी हाउ कंडीशन में चाहिए, तो डेट मीन से चाहिए ही सही। कुछ भी चीज़ें मतलब जैसे किसी को खाना दिख जाता है तो उसको लगता है कि नहीं मतलब चाहिए, डेट मीन से उसको चाहिए, तो उसको बोला जाता है इड ईगो बोला जाता है। ईगो किसे बोला जाता है, ईगो होता है कि आपकी जो रियलिटी होती है कि प्रिंसिपल पे कभी कभी क्या होता है कि हमको कुछ चाहिए होता है, बट आपके पॉकेट में क्या होता है, पैसे नहीं होते, तो आप अपने आप को बोल देते हो कि वी विल बाय द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये इसका आप इस प्रिंसिपल या इस एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हो। ओके साथियों, यदि बात करूँ सुपर ईगो क्या होता है, तो डेफिनेशन ऑफ द सुपर ईगो इज़ अ पार्ट ऑफ द पर्सन माइंड एंड द पर्सनालिटी डेट टेल देम हाउ टू बिहेव बेस्ड ऑन द लर्न मोरल एंड द वैल्यू। उनको पता होता है कि कैसे आपको लर्न करना है, बेस्ड मोरल वैल्यू को कैसे लर्न करना होता है, तो वो आपके किस में आते हैं, तो वो आपके सुपर ईगो में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, किस में देखने को मिलता है, सुपर ईगो में देखने को मिलता है। यदि मैं एग्जाम्पल का बात करूँ, सुपर ईगो इज पर्सन डिसाइडिंग टू रिटर्न अ वॉलेट कंटेनिंग डॉलर टू 200 इन केस एंड इट्स ओनर योर डिक्शनरी। ठीक है, तो वो यदि ऐसा है तो आपको सुपर ईगो में देखने को मिलता है। अब बात करूँ मैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वह कॉम्प्लेक्स होता है द स्टेट ऑफ द फीलिंग लेस इम्पोर्टेंट, क्लेवर, सक्सेसफुल एक्सेट्रा देन अदर पीपल। तो उनको ऐसा लगता है कि हम अदर पीपल से सक्सेसफुल नहीं हैं, वो अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं समझते, उनको ऐसा लगता है कि जो अदर पीपल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। तो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वह वही देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करें, आई होप आपको ये इड ईगो सुपर ईगो समझ में आया होगा। यहाँ से कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन आपको अराइज होते हैं, और क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि क्या चीज़ें रहती है, इड ईगो सुपर ईगो रहता है। और रोसर्च टेस्ट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ, तो जो रोसर्च टेस्ट होता है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि कैपेसिटी ऑफ द माइक्रोब टू कोज डिसीज़ इज़ नोन एज। तो यहाँ पे पूछा गया कि कैपेसिटी ऑफ द जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो डिसीज़ को कोज करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, क्या उसे पैथोजेनिसिटी बोला जाएगा, क्या उसको विरुलेंस बोला जाएगा, क्या उसको इन्फेक्शन बोला जाएगा, क्या उसको इम्यूनिटी बोला जाएगा। तो जो कैपेसिटी होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म का डिसीज़ करने का, उसे क्या बोला जाता है, पैथोजेनिसिटी उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैथोजेनिसिटी उसको बोला जाता है। वही बात करूँ मैं अदर का, तो पैथोजेनिसिटी क्या है, यदि कुछ हम लैंग्वेज में बात करें तो स्पेशली पैथोजेनिसिटी इज़ अ क्वालिटी और द स्टेट ऑफ द बीइंग
पैथोजेनिक द पोटेंशियल एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिसीज़, मतलब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, प्रोड्यूस द डिसीज़, इसको में पोटेंशियल एबिलिटी होता है, मतलब क्षमता होता है कि डिसीज़ को प्रोड्यूस करने का। वेरस यही वही बात करूँ यदि विरुलेंस होता है वो क्या होता है, डिसीज़ प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब जो विरुलेंस होता है वो आपको डिसीज़ प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ द ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट होता है, द डिग्री ऑफ द पैथोजेनिसिटी विद इन द ग्रुप एंड द स्पेसीज। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपको पैथोजेनिसिटी देखने को मिलता है उसमें एबिलिटी होता है, क्या होता है कि अब तो प्रोड्यूस डिसीज़ के लिए एबिलिटी होता है। विरुलेंस क्या होता है कि इन एबिलिटी ऑफ अ ऑर्गेनिज्म टू इन्फेक्ट द होस्ट एंड द कोज अ डिसीज़। इसमें क्या देखने को मिलता है, विरुलेंस में आपको इन्फेक्ट करता है, किसको करता है, होस्ट को करता है, जिससे क्या होता है, होस्ट इन्फेक्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपको डिसीज़ को कोज कर देगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हुई है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कभी कभी इनके टर्म के मीनिंग्स और आपके इसका डेफिनेशन पूछा जाता है। इन्फेक्शन का पता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, इम्यूनिटी का पता है कि इम्यूनिटी रेसिस्टेंस पावर होता है, आपके डिफेंस मैकेनिज्म का आपकी बॉडी में काम करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल नहीं हो रहेंगे, बट मध्य प्रदेश भी आप हमको देखते हो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किए हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि आ आइटम विच कैन बी इंक्लूड इन आ आइटम लिस्ट ए बी सी एनालिसिस इन द इन्वेंटरी कंट्रोल। तो क्या रहने वाला है, तो जो यहाँ पे आपने सुन के रखा होगा कि इन्वेंट्री जो कंट्रोल होता है उसमें लिस्ट ए और लिस्ट बी वाले आइटम हम रखते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है आपका। तो जो यहाँ पे ए लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको आइटम बताना है कि हम ए लिस्ट में कौन सा आइटम यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो जो यहाँ पे ए लिस्ट में आपको आइटम देखने को मिलेगा, जो एमआरआई मशीन होता है वो आपका ए लिस्ट में आइटम में पुटअप देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया। और एबीसी का मतलब क्या होता है, जो कभी कभी पूछा जाता है, तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल। एबीसी का कभी कभी आपसे क्या पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हो, ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस इज अ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड। एबिलिटी ABC analysis group item into three categories A, B, C and based on their level of the value within the business। तो यही बात के बताया गया हुआ है कि बेस्ड ऑन द वैल्यू, जो कितना कॉस्टली है, कितना महंगा आता है, उसके हिसाब से हम उसको कैटेगरी में डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ABC एनालिसिस डिवाइड आ इन्वेंट्री इनटू थ्री कैटेगरीज। आइटम ए होता है विद वेरी टाइटली कंट्रोल एंड द एक्यूरेट रिकॉर्ड, बी आइटम होता है विद लेस टाइटली कंट्रोल एंड द गुड रिकॉर्ड, एंड द सी आइटम होता है विद द सिंपलेस्ट रिकॉर्ड पॉसिबली एंड द मिनिमल रिकॉर्ड्स में आता है। तो यहाँ पे तीन तरह की कैटेगरी हम यूज़ करते हैं, ए बी सी। ठीक है, क्या करते हैं, एबीसी हम यूज़ करते हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हम अपने आइटम को रखते हैं। जो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं हम उनको ए कैटेगरी में रखते हैं, जो लेस होते हैं उसको देन हम बी कैटेगरी में रखते हैं, और जो मिनिमल होते हैं जैसे लाइक ग्रोसरीज वगैरह हुआ, हम उनको सी कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, अ बेटर मेथड ऑफ द टीचिंग आईवी कैनुलाइजेशन इज़। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यदि किसी को टीचिंग करना और आईवी कैनुलाइजेशन को परफॉर्म करना है और स्टूडेंट्स को बताना है, तो उसके लिए बेस्ट टीचिंग मेथड क्या रहने वाला है। तो डिस्कशन क्या बेस्ट टीचिंग मेथड रहेगा क्या आईवी कैनुलाइजेशन के रिगार्डिंग। यदि बात करूँ डेमोन्स्ट्रेशन के रिगार्डिंग, आपका बेस्ट रहेगा क्या, लेक्चर मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा क्या, या सेमिनार लेके आप आईवी कैनुलाइजेशन को यहाँ पे पुट अच्छे से बता सकते हो। तो यहाँ पे साथियों आपसे पूछा गया हुआ है कि क्या एक जो टीचर्स होता है वो आईवी कैनुलाइजेशन का बेस्ट टीचिंग उसको लिए क्या रहने वाला है। तो किसी भी प्रोसीजर को यदि हम करके बताते हैं, लाइक डेमोन्स्ट्रेशन करके बताते हैं, तो वो अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है और स्टूडेंट्स को काफ़ी लंबे समय तक और अच्छे से लर्न करने के लिए अच्छा रहता है। तो यही इसका राइट आंसर आपको डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। इसमें कुछ और एड ऑन करना चाहूँगा। डिस्कशन क्या होता है कि हम डिस्कस करके बात करते हैं। लेक्चर क्या होता है, लेक्चर क्या होता है जैसे एक टीचर क्लास ले रहा है तो उसको लेक्चर बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेक्चर होता है वन वे कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, आउट ऑफ द फॉलोइंग द बोनी लेब्रिंथ इन इनर ईयर इज कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे पूछा गया हुआ है कि इनर ईयर का कौन सा पार्ट आपको देखने को मिलता है।
एक क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बनते हैं मध्य प्रदेश व्यापम में, तो ध्यान दीजिएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग द बोनी लेब्रिंथ इन इनर एयर कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे पूछा गया हो कि जो इसका राइट आंसर वो रहने वाला है कोक्लिया, आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कोक्लिया इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। यदि अदर क्वेश्चन का मैं बात करूँ, जो पिना होता है वो आपका आउटर पार्ट रहता है, ठीक है। क्या रहता है? जो पिना होता है वो आपके ईयर का आउटर पार्ट आपको देखने को मिलता है। ऑडिटरी ओसिपस रहता है, ऑडिटरी कैनाल रहता है, ये आपके इनर में देखने को मिलता है। तो भाई चीज़ें यहाँ पे पुटअप की हुई है। आई और इनर से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आने वाले एग्जाम में, तो अच्छे से रीड आउट करिएगा क्या लिखा हुआ है। द कोकिला इज़ अ होलो स्पायरल शेप्ड बोन फाउंड इन द इनर एयर। यही पूछा गया है कि आपसे इनर एयर में पाया जाता है। क्या करता है? ये की रोल प्ले करता है इन द सेंस ऑफ द हेयरिंग एंड द पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ द ऑडिटरी ट्रांजिशन। साउंड वेव transmute into the electrical impulses into the brain can interpret individual frequencies of the sound। यही काम करता है, आपके मैसेज को कन्वे करने का काम करता है। पिना क्या होता है? पिना इज़ अ विजुअल पार्ट ऑफ द ईयर। जैसा मैंने बताया आउटर पार्ट होता है, तो विजुअल पार्ट आपको देखने को मिलता है। एंड ऑरिकल आउटर इन द एग्जीक्यूटिंग द एयर कैनाल, ठीक है। यही बात करूँ मैं ऑडिटरी के ओसिकल क्या होता है? ऑडिटरी ओसिकल में आपको क्या देखने को मिलता है? मेलस, इनकस एंड द स्टेपस देखने को मिलता है। ये क्या करता है? तो जो इसका फंक्शन होता है, मेलस कनेक्ट द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ट्रांसफर ऑडिटरी ओसिकल्स टू द इनकस एंड द देन द स्टेपस। ये कनेक्ट करता है आपके ऑडिटरी कैनाल को। द स्टेप कनेक्ट द ओवल विंडो फॉलोइंग द मैकेनिकल एनर्जी टू बी ट्रांसफर टू द फ्लूइड फील्ड इनर एयर, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। द फंक्शन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या रहता है? एंड द ऑडिटरी ओसिकल इज द ट्रांसमिट एंड द एम्पलीफाई साउंड एंड टू कन्वर्ट साउंड वेव इनटू प्रेशर वेव इन पेरीलिम्फ एंड द एंडोलिम्फ। तो जो आपका साउंड होता है वो कन्वर्ट होता है पेरीलिम्फ टू एंडोलिम्फ में, आपको सर्वर के काउंट आपको देखने को मिलता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपका आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और आपको क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। कुछ नए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुटअप किए थे आपके लिए, हो सकता है न्यू रहने वाले हैं, बट यदि हम मध्य प्रदेश व्यापम का बात करें तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश व्यापम में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो को पसंद आया हो या हमारे एमसीक्यू या हमारे जो कंटेंट में आपको दम लग रहा हो या हमारे एमसीक्यू आपको अच्छे लग रहे हों, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और आपके नियरेस्ट डियरेस्ट पर्सन को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल पाए और वो भी एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क को गेन कर पाए। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू क्लास के साथ। जब तक बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स यदि किसी भी पर्सन को मध्य प्रदेश व्यापम के ग्रुप 5 के एग्ज़ाम पेपर चाहिए तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, हमें मैसेज करके वहाँ पे आप नंबर और अपना जो क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश व्यापम के जितने भी साल के एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियसली ईयर के एग्ज़ाम, वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको वीडियो बना दिया है और आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो गया है। तो कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, आपको कैसे आपका सेंटर का पता लगाना है, तो फ्रेंड्स वो उसका भी वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है। तो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइएगा देख लीजिए। और फ्रेंड्स एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अब आपके पास कम से ही कम ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 5 से 6 दिन ही बचे हैं। तो आप बिल्कुल जी जान से अपना स्टडी में लग जाइएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश व्यापम के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकाला हुआ है वैकेंसी के रिगार्डिंग, और यहाँ पे डेट भी उन्होंने कंफर्म कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं एक न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।